हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में पढ़ लिया था, ब्रेविस लेटिस के बारे में पढ़ लिया था, और जो एक यूनिट सेल है उसकी एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन पढ़ लिया था। वो सब आप याद कर लेना, क्योंकि जब अब हम जो संकुलन क्षमता निकालेंगे वहाँ पे उस रेडियस का यूज होना है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं एक यूनिट सेल के, उसे रैंक ऑफ यूनिट सेल भी बोलते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ संकुलन क्षमता में रैंक ऑफ यूनिट सेल लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत होना। वो रैंक जो है अवयवी कणों की संख्या को ही बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और था जो मुझे आपको बताना था, भूल गई थी। देखिए, एक आपने मेटेलिक क्रिस्टल पढ़ा है, तो कई बच्चों के दिमाग में होगा भी ये क्वेश्चन कि जो मेटेलिक क्रिस्टल है वो मेटल के आयन से मिलकर बनता है। अब जैसे हम Fe+3 का ही ले लेते हैं, ये है Fe+3 आयन का। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे Fe+3 आयन होंगे कि मेटल तो बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन त्याग देती है। तो ये आपका एक मेटल का क्रिस्टल है। अब कई बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि जब ये इतने सारे आयन हैं, सारे कैटायन ही हैं, तो फिर ये क्रिस्टल के अंदर समायोजित कैसे रहते होंगे। सोचने वाली बात भी है, क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल भी तो करेंगे। देखिए, होता क्या है, जो ये आयन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज तभी तो बनेगा जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। ठीक है, तो वो जो निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स का, वो इनके चारों ओर घूमता रहता है। ठीक है, इस तरीके से मतलब तैरता रहता है इनके बीच में, और इन्हें बोलते हैं कर्नल्स। ठीक है, इसी वजह से जो मेटल का क्रिस्टल है वो स्टेबल होता है। अगर ऐसा ना हो तो पॉजिटिव आयन एक ही क्रिस्टल के अंदर समायोजित नहीं होंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड हो जाता है, इनके बीच में कर्नल बन जाता है जो है इनके चारों ओर घूमता रहता है। इसी वजह से ये एक मेटेलिक क्रिस्टल में स्टेबल होते हैं। अब देखिए, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं संकुलन क्षमता। क्या है संकुलन क्षमता? आप किसी भी पॉलीथीन में कोई भी पदार्थ डाल दीजिए, बिल्कुल फुल भर के, मतलब ठोस ठोस के भरिए, लेकिन उसके बाद भी उसमें कुछ ना कुछ गैप रह ही जाता है। सेम ऐसे ही एक यूनिट सेल में हम कितना भी उसे बिल्कुल प्रेशराइज करके भर लें, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत गैप बच ही जाता है। एक कंप्लीट यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो अवयवी कणों के द्वारा नहीं घेरा जाता है। ठीक है, तो अवयवी कणों के द्वारा एक कोशिका का जितना वॉल्यूम घेरा जाता है उसे ही क्या बोलते हैं? संकुलन क्षमता। संकुलन अंश बोलते हैं, और उसका अगर प्रतिशत निकाल दे तो उसे संकुलन क्षमता बोलते हैं। संकुलन अंश का फॉर्मूला देखिए, अवयवी कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन अपॉन एकक कोशिका का कुल आयतन। और अगर हम संकुलन अंश में 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपका संकुलन क्षमता निकल के आ जाएगा। और ये जो संकुलन क्षमता है हमें विभिन्न प्रकार की एकक कोशिका में निकालनी है। सबसे पहली है सिंपल क्यूबिक सेल। तो देखिए, जो आपकी सिंपल क्यूबिक सेल है, फॉर्मूला हमें पता चल गया है संकुलन क्षमता का। तो क्या है, हम सबसे पहले एक सिंपल क्यूबिक सेल बना लेते हैं। तो सिंपल क्यूबिक सेल क्या था? ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोशिका के केवल कॉर्नर पर स्थित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? साधारण घनीय एकक कोशिका। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे है रैंक ऑफ SCC। ये क्या है? सिंपल क्यूबिक सेल में अवयवी कणों की संख्या कितनी थी? 1। अब हमने रेशियो और एज लेंथ के बीच में रिलेशन देखा था, वो सिंपल क्यूबिक सेल के लिए आया था R = A/2 निकाला था पीछे, इसीलिए कहा था आप उसे पढ़ लेना। ठीक है, और एक अगर निकाल लेंगे तो आ जाएगा 2R। उसके बाद है कि जो सिंपल क्यूबिक सेल है उसमें जो अवयवी कण है गोले के रूप में है। ठीक है, तो अगर हमें उनका कुल आयतन निकालना है तो हमें एक गोले का आयतन पता होना चाहिए। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³। अब इसमें सिंपल क्यूबिक सेल में एक ही गोला है, तो एक ही गोले का आयतन निकालेंगे।
यहाँ पे आप वर्ग की जगह घन लिख लेना, ठीक है, घन का आयतन, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, घन, इसे घन कर लेना, ठीक है। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, मतलब विड्थ, लेंथ और हाइट, इनका क्यूब। अब देखिए संकुलन अंश निकालते हैं। संकुलन अंश क्या था, अवयवी कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन। तो जो अवयवी कण है इसमें एक है, तो क्या होगा संकुलन, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रही हूँ पीएफ, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, अपोन में एक ही क्यूब आनी है क्योंकि इसकी विड्थ भी ए है, लेंथ भी है और हाइट भी है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू डाल देंगे, ए की वैल्यू है 2r, तो 2r का क्यूब, और इसे जब आप सोल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। मैंने यहाँ सोल्व करके दिखा रखा है 0.52। तो संकुलन अंश आ गया 0.52। अगर हम इसमें 100 की गुणा कर देंगे तो हमारी आ जाएगी संकुलन क्षमता। अब संकुलन क्षमता मतलब हमें ये पता चल गया कि अवयवी कणों द्वारा एक एकक कोशिका का कितना प्रतिशत भाग घेरा गया। और अगर हमें खाली स्थान निकालना हो तो टोटल जो वॉल्यूम है एकक कोशिका वो तो 100 है, और जो अवयवी कणों का द्वारा घेरा गया वो 52 है। तो क्या करेंगे, 100 में से 52 घटा देंगे तो आपका 48% आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट है एफसीसी, फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका। तो एफसीसी की डेफिनेशन क्या थी, ऐसी एकक कोशिका जिसमें कॉर्नर के साथ साथ अवयवी कण प्रत्येक फलक पर भी उपस्थित हो, उसे क्या बोलते थे, फलक केंद्रित एकक कोशिका। इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी थी, 4। अब रिलेशन देखिए इसका क्या था, r बराबर √2a/4, ए निकालेंगे तो 4r/√2। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन इसमें कणों की संख्या कितनी है, 4, तो हमें 4 कणों का आयतन चाहिए, इसीलिए हम इसमें क्या कर देंगे, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद देखिए जब इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, फिर क्या होगा, फिर अब हम संकुलन क्षमता निकाल लेंगे। तो संकुलन क्षमता में कुल कणों का आयतन कितना होगा, 4 अवयवी कण है कुल, तो उनका जो आयतन है तो क्या होगा 16/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ ये घन का आयतन निकाल लिया हमने। तो ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 4r/√2 का क्यूब, ठीक है। और इसे सोल्व कर लिया है, मैंने यहाँ सोल्व करके दिखाया है। तो सोल्व करने के बाद आ गया है 0.74। अब इसका संकुलन अंश तो आ गया 0.74। अब हम इसकी संकुलन क्षमता निकालेंगे तो इसमें इंटू 100 कर देंगे, हमारी आ जाएगी संकुलन क्षमता, और खाली स्थान 100 में से 74 घटा देंगे तो 26%, ठीक है। नेक्स्ट है फिर बीसीसी। अब बीसीसी में भी कितने कण होते हैं, कुल 2। होती क्या है बीसीसी, ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण एकक कोशिका के प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ एकक कोशिका की पूरी बॉडी के केंद्र में भी स्थित होता है एक अवयवी कण, तो उसे क्या बोलते हैं, बीसीसी, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अब क्या है रिलेशन था, r बराबर था √3a/4। अब a निकालेंगे तो 4r/√3। कणों की संख्या कितनी हो गई, 2 है, तो आयतन 2 का निकालना पड़ेगा, 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। संकुलन अंश यहाँ ये रख दी इसकी वैल्यू, और a क्यूब, a की वैल्यू लिख के यहाँ पर, और ये इसका सोल्व कर दिया तो आपका आ गया 0.68। अब संकुलन क्षमता कितनी होगी, अगर 0.68 में 100 की गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 68%। खाली स्थान 100 में से 68 घटा देंगे तो आ जाएगा 32%। इस तरीके से आपकी संकुलन क्षमता कंप्लीट हुई। कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि आपको पता है कि क्रिस्टल में कितना भी आप ठोस के भर लो, ठूस के उसके अंदर रख लो, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, स्थान खाली रह ही जाता है, तो उसे बोलते हैं रिक्तिका। रिक्तिकाओं के बारे में आपको पढ़ना है। और दूसरा आपको पढ़ना है कि एक क्रिस्टल के अंदर अवयवी कण किस तरीके से अरेंज हो सकते हैं, कितने तरीके हैं उनके पैकिंग करने के, ठीक है, वो सब आप पढ़ोगे कल। आज के लिए इतना ही।